नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिहार सेट के पाठ्यक्रम के ऊपर, जो कि अभी हाल ही में फॉर्म निकला हुआ था और इसकी परीक्षा भी जल्दी ही कराने की उम्मीद है। तो इस तेज़ी को देखते हुए आप सभी ने बहुत ही तेज़ी से कमेंट्स भी किया कि इसके सिलेबस पर कुछ बातचीत करना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि आगामी महीनों में कई परीक्षाएं जिनकी तैयारी लगभग एक ही साथ एक ही तरीके से करनी है, फिर भी हमें टाइम टेबल इत्यादि बनाकर और एक रणनीति के हिसाब से इन परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ेगी। और अब थंबनेल के ऊपर निर्भर न रहकर जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज मिल रही हैं और उसे अपना मानते हुए देखने की ज़रूरत है और नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, देखते हैं सिलेबस। आप देखेंगे तो लिखा गया है सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक पेपर सेकेंड स्टेट 2023। इसे 2 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1 जिसमें विषय दिया गया है हिंदी विषय, जो कि 100 नंबर्स का होगा, 100 मार्क्स का है। अब इसके सिलेबस को हम देखें तो सिलेबस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे तो आपने कई परीक्षाओं के सिलेबस देख चुके हैं जो कि हिंदी विषय से संबंधित है। तो आप देख रहे हैं कि कई बिंदुओं में बटा हुआ है। पहले नंबर पर है हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण। तो इसको भी आपने कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। बस एक तरीके से ये जानकारी ध्यान में रखना है कि बिहार सेट में भी इस टॉपिक से सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट दिया गया कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचनाकार। आप देख रहे हैं कि जब भी कोई चीज जल्दीबाजी में की जाती है तो गलतियां भी होती हैं। यहाँ पर ठीक वैसे ही EMRS, KBS जितने भी सिलेबसों को हमने डिस्कस किया है, कुछ न कुछ गलतियां निकल गई हैं प्रूफ रीडिंग में। तो प्रकृतियां तो कोई चीज नहीं होती हैं, लेकिन प्रवृत्तियां जरूर ध्यान में रखिए। वो रचनाकार आदिकाल से लेकर रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचनाकारों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, जिसे कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है और कंसंट्रेट होकर रणनीति के हिसाब से पढ़ना है। चौथा पॉइंट दिया गया है हिंदी गद्य की विविध विधाएं, जिसके अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप, जिसके अंतर्गत संस्मरण, रेखाचित्र और जीवनी पढ़नी है। तो ये पांचों पॉइंट्स जो दिए गए हैं अलग अलग, इनके लिए मैं सिर्फ एक ही किताब आप सभी को रिकमेंड करूंगा, बताऊंगा कि डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनके द्वारा संपादित किया गया है। इस पुस्तक को एकदम से आप कंसंट्रेट होकर लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए। और इस चैनल पर भी इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और सब्जेक्टिव तौर पर नोट्स भी मिल जाएगा। तो आपको कहीं जाने की और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बस एक बार बिहार सेट को ध्यान में रखते हुए आप सभी को तैयारी में लग जाना है। अब आप देख रहे हैं कि जो छठा पॉइंट है, इसमें कुछ सिलेक्टेड कहानियां दी गई हैं, जिसमें कि कानों में कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, पूस की रात, पंचलाइट, चीफ की दावत, कुल 6 कहानियां हैं। इकाई नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि 6 कहानियां संकलित हैं। कानों में कंगना, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपको पढ़ना होगा, और यूपी हायर एजुकेशन इत्यादि में भी शायद ये सिलेबस में लगा हुआ है। कानों में कंगना कहानी विधा में है और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह इसके कहानीकार हैं। उसने कहा था, जिस कहानी को आप भली भांति से जानते हैं, गुलेरी द्वारा लिखी गई है। कहानी का प्लॉट, ये कहानी हो सकता है आप सभी के लिए नया हो, ठीक है। शिव पूजन सहाय, पूस की रात, प्रेमचंद, आपने ऑलरेडी पढ़ी भी होगी। पंचलाइट शुरुआती कक्षाओं में ही इसे पढ़ाया जाता है, रेणु द्वारा लिखी गई है। चीफ की दावत, बहुत ही बेहतरीन कहानी, भीष्म साहनी की। तो जितनी कहानियां दी गई हैं इसमें से मुश्किल से एक आध कहानियां ऐसी होंगी जो कि आपके लिए नई होंगी, बाकी सारी कहानियां पुरानी हैं। बस एक बार इनको रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। तो इन कहानियों को आप चाहें तो ऑनलाइन खोज कर भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इनकी विषय वस्तु, पात्र, योजना और जो भी कथानक है या फिर कथन है, उनको ध्यान में रखते हुए शॉर्ट में कुछ चीजें आपको बताई जाएं, ठीक है। आगे 7वां पॉइंट आप देख रहे हैं, कुछ उपन्यासों को शामिल किया गया है, जिसमें से मुख्य रूप से 3 उपन्यास हैं, गोदान, त्यागपत्र,
मैला आंचल। गोदान मैला आंचल पर आपको इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्टिव तौर पर नोट्स आसानी से मिल जाएगा। अभी हाल ही में झारखंड पीजीटी और एमपी का एग्जाम हुआ था, तो हमने काफ़ी मेहनत से चीज़ें उपलब्ध करवाई थी, बस आपको उपयोग करना है। ठीक है, तो गोदान, त्यागपत्र, मैला आंचल, ये 3 प्रमुख उपन्यास आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। 8वां पॉइंट है चयनित नाटक। नाटक में सिर्फ 2 ही नाटक लगे हुए हैं, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का। तो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी ये दोनों नाटक लगे हुए हैं। आप चाहें तो यूजीसी नेट की जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आप खोज कर अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी आप सभी के मोटिवेशन के लिए हम भी लगातार इस बिहार सेट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें लाते रहेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9, चयनित निबंध दिए गए हैं और यहाँ पर निबंधकारों के नाम पहले से ही लिख दिए गए हैं। ठीक है, और ऊपर जहाँ नहीं लिखा गया था मैंने खुद इसको लिखा ताकि सिलेबस पढ़ते हुए थोड़ी बहुत आपकी यहाँ पर तैयारी भी हो जाए। निबंध कौन कौन से पढ़ने हैं? गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रद्धा और भक्ति, रामचंद्र शुक्ल। ये 4 निबंध आपको पढ़ने हैं। ये सब चयनित हैं। बाकी इसमें आप देख रहे हैं कि हमने श्रद्धा और भक्ति निबंध पर अभी हाल ही में झारखंड पीजीटी और एमपी सेट की तैयारी कराते हुए बताया था। पॉइंट नंबर 10, आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ चयनित कवि हैं और कविताएं। ठीक है, जिसमें कि विद्यापति पढ़ना है और विद्यापति के यहाँ पर दिए गए हैं कुछ पद दिए गए हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं कितने पद हैं इसमें। लगभग 4 पद दिए गए हैं, लगभग क्या, कंप्लीटली 4 पद दिए गए और ये चारों पद आपको कहाँ मिलेंगे? ये चारों पद मिलेंगे विद्यापति पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी की किताब में। तो यूजीसी नेट की तैयारी करते वक्त भी आप खरीदे होंगे, नहीं खरीदे होंगे तो विद्यापति पदावली किताब खरीद सकते हैं, जिसमें व्याख्या भी दी गई है। ठीक है ना, और बाकी यहाँ पर भी मैटर आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसी में विद्यापति के बाद कबीर को भी पढ़ना है। दुल्हन गाँव मंगलचार, जीनी जीनी बीनी चदरिया। ठीक है, इन पंक्तियों को ध्यान में रखेंगे तो भी बहुत है। काहरे नलिनी तू कुमिलानी, ये 3 पद एक तरीके से कबीर के दिए गए हैं, इन तीनों को ध्यान में रखना है। सूरदास का हमें पढ़ना है भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिस पर कि हमने शुरुआत भी कर दी थी। और जो इसमें पद दिए गए हैं 6 से 9 10 तक, ये पद आपको मिल जाएंगे। बाकी 2 पद और मिल रहे हैं, इस पर हम वीडियो बना देंगे। जैसी नागमती वियोग खंड आपको पढ़ना है। और देखिए जल्दीबाजी में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जल्दीबाजी में कई बार बिना प्रूफ रीडिंग किए हुए ही यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, नागमती को नगमती लिख दिया गया है, तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही रचना है जिसको कि हम सभी पहले से ही जानते हैं। नागमती वियोग खंड पर हमने पूरे तरीके से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तुलसीदास को पढ़ना है रामचरितमानस और इसमें आपको अयोध्या कांड पढ़ना है। ठीक है, यानी कि कुल 7 कांड तो जरूर हैं रामचरितमानस में, लेकिन उसमें हमें अयोध्या कांड पढ़ना है, यानी कि जो दूसरा कांड एक तरीके से देखा जाए तो वही पढ़ना है। इसके बाद आधुनिक काल में आते हैं तो मैथिली शरण गुप्त। रीतिकाल के किसी कवि को आपको नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे आप देख रहे हैं। ठीक है ना, कुछ आदिकाल के कवि हैं, फिर भक्ति काल के जो फेमस कवि रहे हैं, खासतौर से जो पुरुष कवि हैं, ठीक है, उनको हमें पढ़ना है। और सीधे यहाँ तक कि रीतिकाल को एकदम पूरा गायब कर दिया गया है, फिर भारतेंदु युग को भी गायब किया गया है। सीधे मैथिली शरण गुप्त आ गए यहाँ पर, जो कि द्विवेदी युग से हैं। साकेत से इनका मात्र एक, दोनों ओर प्रेम पलता है। बहुत ही बेहतरीन पंक्ति दी गई है और इसकी व्याख्या आप ऑनलाइन भी खोज सकते हैं, यहाँ पर भी बताया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि समय कम है इसलिए हमें उसी स्पीड से तैयारी भी करनी है, तो जहाँ से मैटर मिले वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ना है हिमालय। हिमालय आप देखेंगे तो यूपी हायर एजुकेशन के सिलेबस में भी लगा हुआ था, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि बिहार में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में भी कई कई जगह इसको पढ़ना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है हिमालय। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही फेमस कविता वह तोड़ती पत्थर, आपने प्राय अपने यूजी और पीजी के पाठ्यक्रम में इसको पढ़ लिया होगा। बस ध्यान में रखना है कि हाँ, बिहार सेट में भी ये कविता लगी हुई है। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद, इनकी कविता पढ़ना है तुमुल कोलाहल।
देख रहे हैं कि जो आधुनिक काल के कवि हैं उनकी एक एक कविताएं ही पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है। बस अगर याद भी रखते हैं कि दोनों ओर प्रेम पलता है किसकी है, हिमालय किसकी कविता है, हुआ तोड़ती पत्थर तुमुल कोलाहल, तो भी आप लगभग मान लीजिए 50% तैयारी कर लिए हैं। केदारनाथ अग्रवाल की कविता पढ़ना है, मैंने उसको जब जब देखा लोहे जैसे, जलते देखा चलते देखा, बड़ी जबरदस्त कविता है, इसको भी ध्यान में रखिए। नागार्जुन की कविता पढ़ना है, शासन की बंदूक। बाबा नागार्जुन जिनका संबंध बिहार से भी है, तो इस कविता को अच्छे से आपको पढ़ना है। और ये कविता यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। आरसी प्रसाद सिंह की कविता पढ़ना है, जीवन का झरना। ठीक है, जानकी वल्लभ शास्त्री, मेघ गीत। तो कुछ आधुनिक युग की कविताएं और इसको समकालीन तक जोड़ा जा सकता है। इन कवियों को पढ़ना है और सबकी एक एक कविताएं ही पढ़नी है। तो आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं, एक जो काव्य कोश करके वेबसाइट है, या फिर जो एक आप विकिपीडिया इत्यादि से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गद्य कोश और काव्य कोश ये दोनों बेहतरीन वेबसाइट हैं, एक तरीके से देखा जाए हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से, तो आंख से भी देख सकते हैं अगर किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तब। अब बात आती है पॉइंट नंबर 11 की, काव्य शास्त्र पढ़ना है। भारी भरकम दे दिया, लेकिन इसमें से आपको 3 ही पॉइंट पढ़ने हैं, रस अलंकार छंद। तो रस को पढ़ते हुए आपको संप्रदाय तक भी जाना है, रस संप्रदाय तक। अलंकार को पढ़ते समय अलंकार संप्रदाय तक पूरा कवर करना है। छंद विशेष तौर से आपको ध्यान में रख के जाना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनकी तैयारी हम कैसे करें। नॉर्मली मैंने काव्य शास्त्र पर कुछ किताबें बताई थी, भगीरथ मिश्र इत्यादि की, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखें तो एक किताब बहुत ही अच्छी किताब है, अलंकार पारिजात, नरोत्तम दास की, जो कि राजस्थान से पब्लिश हुई है। अच्छी किताब है। और रस अलंकार छंद के दृष्टिकोण से इसमें एक से अधिक उदाहरण दिए गए हैं और पूरा व्यवस्थित तरीके से समझाने का भी प्रयास किया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। 12वें नंबर पर है व्याकरण। व्याकरण तो लिख दिया है, लेकिन ये हिंदी व्याकरण है। ठीक है, हिंदी व्याकरण आपको सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन, इतने तरीके के व्याकरण तैयार करके जाने हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक ही किताब मैं बताऊंगा, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण व रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद की। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13, 14, 15 दिया गया है, जिसमें कि हिंदी पत्र पत्रिकाएं, पुरस्कृत रचनाएं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा दिया गया है। तो जो पॉइंट नंबर 13 है, इसको जब आप नगेंद्र की किताब पढ़ेंगे तो वहां से भी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है। और चाहे तो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, इस पर भी इस चैनल पर वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है पहले का ही, तो जाकर देख सकते हैं। पुरस्कृत रचनाएं, जिसके अंतर्गत आपको ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, जितने भी महत्वपूर्ण सम्मान हिंदी में दिए जाते हैं उनको ध्यान में रख के जाना है। पॉइंट नंबर 15, जिसमें कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा दिया गया है, तो इसको एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रभाषा पे तो ज्यादा हमें नहीं ध्यान दे, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। राजभाषा जिसमें कि अनुच्छेद दिए गए हैं 343 से लेकर 351, इन्हीं को विशेष तौर पर ध्यान में रख के जाना है। और बाकी जो भी अधिनियम इत्यादि बने हुए हैं उन अधिनियमों से भी सवाल आते हैं। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु थे हिंदी विषय को लेकर। 15 पॉइंट्स में पूरा बटा हुआ है हिंदी सिलेबस। तो उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा पूरा। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, आप देख ले सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जब हमने सिलेबस को देखा है इसको गंभीरता से, और आप लोगों ने भी देखा होगा, तो लगभग आपका 30 से 40% तैयारी धीरे धीरे कवर भी हो गई होगी कि हमें फला फला चीज पढ़नी है और कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। मैंने सीधे सीधे बुक लिस्ट भी आपको बता दी है इसमें। अब चलते हैं, यूनिट 2 दिया गया है यहाँ पर। यूनिट 2 है आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स, जो कि 50 नंबर के रहेंगे। ठीक है, दोनों मिलाकर। तो टीचिंग के 30 नंबर हैं और अदर स्किल्स के 20 नंबर है, यानी कि टोटल 50 नंबर। अब इसका भी सिलेबस दिया गया है। आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या है, टीचिंग लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो एक तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड का जो यूजीसी नेट की तैयारी करते समय या फिर बीएड इत्यादि में पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा, वहीं से इन सारे बिंदुओं को आप कवर कर सकते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, टाइप्स, ब्लूम। ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में आप सभी को बताता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन अभी देख लीजिए कि आपको आर्ट ऑफ टीचिंग में भी पढ़ना है। ठीक है ना, ये सब इंग्लिश में ही दिया गया है। इसका मैं हिंदी में अनुवाद करके यूनिट 2 का एक अलग से भी
वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देख लीजिए, मेरा मकसद ये था कि हिंदी के विषय से आपको परिचित कराऊं, लेकिन नीचे दिया गया है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, आपने बीएड में जरूर इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। ठीक, अदर स्किल्स में जनरल नॉलेज इत्यादि दिया गया है, पर्यावरण से संबंधित है, कुछ मैथमेटिकल सवाल भी रहेंगे और रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चन भी रहेंगे। ये 4 पॉइंट्स में बटा हुआ है। टोटल आपके जो नंबर्स हैं, एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी में 100 नंबर और अदर्स में जो 100 नंबर, 150 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। तो उम्मीद है कि आप सिलेबस से परिचित हो गए होंगे, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे और समय निकालकर जब इस चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सिलेबस का लगभग, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 90% आपको मैटर यहाँ पर मिल जाएगा। बस ज़रूरत ये है विश्वास की। विश्वास करके अगर आप एक टाइम टेबल बना के पाठ्यक्रम को प्रिंट करके अपने पास रखते हुए तैयारी करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं ठीक जगह पर हूँ और इस परीक्षा में अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये आज का जो भी सिलेबस पर डिस्कशन था, बुक लिस्टिंग जो थी, वो आप सभी को कैसी लगी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा, लेकिन इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।